जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। और मैं हूं बाबा रामदास। और आज आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी पे। मेरे साथ है दिनेश शर्मा जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लखनऊ में बेस्ड हैं। पिछले लगभग 40-45 साल तो मेन स्ट्रीम पत्रकारिता में है, लंबा अनुभव है। और अभी अभी मतलब इनफैक्ट ये वीडियो हमको आधा घंटा पहले रिकॉर्ड करना था, पर शर्मा जी जो है वो विधानसभा में जो है वो कवर कर रहे थे। तो सर क्या है, कैसे, क्या रिपोर्ट्स है सर? बड़ी उठापटक चल रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो आपके पास क्या इनपुट्स हैं सर? हुआ क्या है जी? जी, बाबा हमने आपको पहली जो डिबेट थी, उसमें ही हमने आपको बताया था कि ये जितनी भी उठा-पटक चल रही है, इसका कोई सार नहीं है, सिवाय इसके कि एक जनता के अंदर एक ये नैरेटिव जाए, नैरेटिव सेट हो कि सरकार में मतभेद है, गतिरोध है और किसी भी प्रकार की जो भी गतिविधियां हो रही हैं उसका समाजवादी पार्टी लाभ उठा रही है। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। मैंने कहा था कि न तो मुख्यमंत्री हटाए जा रहे हैं, ना मुख्यमंत्री को हटाए जाने का हाईकमान का इरादा है। क्योंकि अब चुनाव के अंदर जो समय बचा है, उसमें मुख्यमंत्री को रिप्लेस करने का कोई तुक समझ में नहीं आएगी। पता चला कि ठाकुर गए और दूसरे वो भी गए। तो मैं समझता हूँ शायद इसी कारण भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने एक सुलह करा दी है इनकी आपस में कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, कोई आपस में टकराव मत करिए। रिप्लेसमेंट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये सब यहाँ समाप्त हो गया। लेकिन उससे आगे क्या हुआ? उससे आगे जो सबसे बड़ा चीज ये हुई, इसमें मेरा एक सवाल है। आपने कहा सुलह करा दी गई, आपने वर्ड यूज किया सुलह करा दी गई, इसका मतलब कुछ खींचतान झगड़ा था? नहीं वो तो था। अगर नहीं था तो इतनी बड़ी बयानबाजी मीटिंग में नहीं जाना है, डिप्टी सीएम का मीटिंग में नहीं जाना, मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में वो कैबिनेट मंत्री हैं और जब कैबिनेट की बैठक होती है तो उसमें इन दोनों का जाना आवश्यक होता है। लेकिन ये दोनों के दोनों अनेक बार गायब रहे, तो खींचतान तो थी। जैसे कि ये कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है, बाबा पे ये आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने दो मोर्चे खोल दिए मुख्यमंत्री जी पर। एक मोर्चा केशव मौर्य का और एक मोर्चा खोल दिया ब्रजेश पाठक का। तो ये दोनों मोर्चे खोलने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान होगा। वो मुख्यमंत्री है, सरकार तो 2 साल तक कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन उसके अंदर जो जिस प्रकार का गतिरोध आएगा उसका नुकसान तो अल्टीमेटली बीजेपी को होगा ना। और वो आज देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी में ब्रजेश पाठक के लोगों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने उनके सारे अधिकार सीज कर दिए हैं। उनको एक नर्स का भी तबादला करने का अधिकार नहीं है। सीएम वगैरह के जितने तबादले ये कर रहे हैं वो सब मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं। ये मैसेज पूरे मीडिया में, लखनऊ के मीडिया में आज भी ये मैसेज विधानसभा में मीडिया के अंदर चर्चा का विषय था। हमारा ये कहना है कि क्या जरूरत है इस प्रकार के हवाएं कैसे, कहां से आ रही हैं, किधर से आ रही हैं? और इसका लाभ समाजवादी पार्टी ने उठाया है इस रूप में कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक जातिगत गतिरोध है, जिसमें कि उन्होंने बार बार जब विधानसभा में थे अखिलेश यादव, बार बार वो केवल स्वास्थ्य विभाग पर ही हमला करते थे। वो कहते थे कि इनकी कोई नहीं सुनता। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है, इनकी कोई परवाह नहीं करता, सरकार में इनकी परवाह नहीं है। विधानसभा सत्र के अंदर अखिलेश यादव ने हर बार इस बात को प्रमुखता से बोला है। अब ऐसी कंडीशन में समाजवादी पार्टी ने जो कार्ड खेला, माता प्रसाद पांडे बहुत कई बार एमएलए रह चुके हैं, 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और धीर गंभीर आदमी है, ये नहीं कि हल्की फुल्की बात करते हो। और वो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भारत समाजवादी पार्टी के संकट मोचक भी रहे हैं। उनको
नेता प्रतिपक्ष बनाने का क्या मतलब है, जबकि ब्राह्मणों का तो उतना रोल नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। 19% ब्राह्मण है। उन नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शिवपाल सिंह यादव भी थे और भी एक दो बैकवर्ड के नाम आ रहे थे, लेकिन उन्होंने जो ये ब्राह्मण कार्ड खेला है वो इस बात की नाराजगी का लाभ उठाने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश में एक टकराव है और इस टकराव का लाभ इस रूप में उठाया जाए कि क्यों ना ब्राह्मण को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए और वो फिर विधानसभा के अंदर सरकार को अपने अपने हिसाब से परेशान करें, मुद्दे उठाएं और प्रदेश के अंदर ये मैसेज जाए कि देखिए, लोग कहते थे कि हम ब्राह्मणों के विरुद्ध है, हम तो ब्राह्मणों के विरुद्ध नहीं है। ये टारगेट, ये एक आरोप रहा है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि वो ब्राह्मणों का आंतरिक तरीके से विरोध करती रही है। मुलायम सिंह जी को भी ये कहा गया इस बात की, मुलायम सिंह जी दाएं बाएं करके कभी कभी ब्राह्मणों को लक्ष्य करते हैं और विधानसभा अध्यक्ष बना दिया था माता प्रसाद पांडे को। लोग बोलेंगे जी ये क्या पद है, एक ब्राह्मण जब तक मेन स्ट्रीम में नहीं है, मेन स्ट्रीम में विधानसभा अध्यक्ष नहीं होता है। राजनीति की मेन स्ट्रीम में ब्राह्मणों को मुलायम सिंह यादव ने हमेशा अलग रखा है। आप इतिहास में देख लीजिएगा उनका। लेकिन उन्होंने इस बार जिस प्रकार का कार्ड खेला अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे का, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को, संगठन को डैमेज करेगा। उसके क्या परिणाम होंगे वो 2 साल बाद जो चुनाव हो रहे हैं उनमें पता चलेगा। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए सर कि ये जो ब्रजेश पाठक, इनको जो आपकी पिछली बातचीत से जो मैंने गैदर किया या एक दर्शक ने जो गैदर किया होगा कि ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाने का मतलब है कि ब्राह्मणों को नेतृत्व देना या एक ब्राह्मण चेहरे को डिप्टी सीएम बनाना। बिल्कुल अच्छा, मुझे ये बिल्कुल। बताइए ब्रजेश पाठक की क्या स्टैंडिंग है? मैंने सुना है कि कल तक ये व्यक्ति, इसकी शुरुआत जो है ये हरिशंकर तिवारी के राइफल ढोने वाले गनमैन के रूप में इन्होंने अपना करियर शुरू किया। बसपा से होते हुए ये बीजेपी में आए। क्या ये सचमुच प्रदेश में इतना बड़ा ब्राह्मण चेहरा है? और क्या ब्राह्मण चेहरों की और कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं मिला था बीजेपी को कि ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया गया? अच्छा, ये अगर हरिशंकर तिवारी के गनमैन रहे हैं, क्या इसमें सच्चाई है? जरा बताइए इस बारे में। देखिए, ये पास्ट है, ये एक पास्ट है राजनीति का, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि मायावती ने जितने ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर हुआ करते थे, जो कुछ भी नहीं करते थे, उन सबको मंत्री बना के, विधायक बना के इतने ऊपर पहुंचा दिया कि वो आज एक राजनीति के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो। तो ये जी, कहना कि उसके वो राइफल ढोते थे, बहुत से तो क्या नाम है ऐसे थे कि राइफल ढोने तो और भी अच्छी बात हो गई, बहुत से तो इस कंडीशन में थे कि कुछ थे ही नहीं, लेकिन अगर उनके ऊपर हाथ रख दिया गया तो वो परफॉर्म करने लगे। समाजवादी पार्टी में और बहुजन समाज पार्टी में जो इस समय राजनीतिक आप वो देखेंगे, लोग देखेंगे, उनमें से अधिकांश की परफॉर्मेंस कुछ नहीं रही है। अब ब्रजेश पाठक चूंकि लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, ये उनकी मेन बैकग्राउंड है और लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का कोई भी अध्यक्ष रहा हो, वो अपने में एक हैसियत तो रखता ही है। वो राजनीति में आए, अनेक लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हुए हैं जो इस तरह से आगे नहीं बढ़ पाए। मायावती ने उन पर हाथ रखा, उनको राज्यसभा में भी भेजा, उनको लोकसभा में भी भेजा, तो वहां से उनकी लीडरशिप सामने आई। भारतीय जनता पार्टी आज भी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरों से ब्राह्मण चेहरा स्थापित नहीं कर पाई। अगर आप ये कहें दादा, कलराज मिश्र को उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की कि ब्राह्मण चेहरा बन जाए उत्तर प्रदेश का, अटल बिहारी वाजपेयी का ये प्रयोग था, लेकिन कलराज मिश्र ब्राह्मण की मेरिट पर और शासन की मेरिट पर खड़े नहीं उतर पाए। जब वो लोक निर्माण मंत्री हुआ करते थे तो उनके ऊपर कुछ आरोप भी लगे थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद और भी आए, दिनेश शर्मा आए, उनको भी ब्राह्मण कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया गया।
लेकिन दिनेश शर्मा की जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी पुअर रही कि वो जहां तहां ब्राह्मणों के ही खिलाफ बोलने लगे। कई ब्राह्मण सम्मेलन हुए, उनमें भी ब्राह्मणों के खिलाफ उन्होंने छींटाकशी की। दिनेश शर्मा के पास माध्यमिक शिक्षा विभाग था, लेकिन उसका पूरा का पूरा जो आज निचोड़ है वो ये है कि वो माध्यमिक शिक्षा विभाग को परफॉर्म नहीं कर पाए। पूरा विभाग त्रस्त हो गया उनसे। ये उन लोगों में से थे जो कभी कलम नहीं चलाते हैं, लेकिन इनको प्रसिद्धि चाहिए, इनको अवसर चाहिए। ये प्रयोग किया गया था दिनेश शर्मा को लेके, लेकिन ये प्रयोग विफल हुआ। उनको गुजरात का प्रभारी भी बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन उसमें भी वो परफॉर्म नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अभी तक ऐसा कोई ब्राह्मण चेहरा स्थापित नहीं कर पाई है जिसके पीछे तुरंत लोग चल दें। अब इसमें दिनेश शर्मा को हटाया गया तो ब्रजेश पाठक लाए गए। उनको वो तेज तर्रार शैली के राजनेता है, आज की तारीख में तो राजनेता ही कहेंगे। तो उन्होंने जिस प्रकार से बीजेपी में परफॉर्म करना शुरू किया, तो उसके परिणाम इस रूप में देखने को मिल रहे हैं कि जैसे कि योगी जी के और ब्रजेश पाठक के बीच में कोई टकराव हो रहा हो। ये मैसेज अच्छा नहीं गया, मैसेज खराब जा रहा है। टकराव का मैसेज नहीं जाना चाहिए था, और भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को इस मामले में खुलकर कहना चाहिए था कि कोई टकराव नहीं है। केशव मौर्य के बारे में खुलकर बोलना चाहिए था। इसका नुकसान इस रूप में हुआ कि लोग आज ये कहने लगे हैं कि 2027 तो गया हाथ से। कारण केवल ये है कि टकराव है, कारण सुशासन नहीं है। बाबा का जहां तक सुशासन का प्रश्न है, उनके सरकार चलाने का प्रश्न है, उस पर कोई आक्षेप नहीं है। वो तो यथावत है। बाबा का रिप्लेसमेंट का कोई सोच भी नहीं सकता उत्तर प्रदेश में, और इस समय उनके पास कोई चेहरा भी नहीं है। अगर आज ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना भी देंगे तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ नहीं मिलने वाला नहीं है। पहली बात तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति दिशा जो है वो कई कोनों की तरफ जाती है। नहीं कई कई मुझे एक बात बताइए, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं सर। भाजपा ने ब्राह्मण चेहरा नहीं दिया, पर हिंदुत्व का बाबा से बड़ा आइकॉन इस वक्त देश में कौन है? हिंदुत्व का आइकॉन तो है ना। क्या हिंदुत्व का आइकॉन जो है वो ब्राह्मणों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, सामाजिक महत्वाकांक्षाएं, एक इतना बड़ा धर्मगुरु, एक इतने बड़े मठ का मठाधीश, एक गोरक्ष पीठ जैसी इतनी लोकप्रिय, जिनके की फॉलोअर्स पूरे देश में देश के ऐसे कोनों में, मतलब जहां सचमुच पहुंचना मुश्किल है। मुझे बताया गया कि त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, असम, रिमोटेस्ट एरियाज में गोरक्ष पीठ के, नाथ संप्रदाय के बाबा के फॉलोअर्स हैं, बाबा के भक्त हैं। राजस्थान के अंदर मैं एक बहुत रिमोट गांव में गया, हरियाणा में तो हे भगवान, नाथ संप्रदाय सबसे प्रोमिनेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। ऐसे इंस्टीट्यूशन का एक महंत योगी आदित्यनाथ, तो इससे क्या ब्राह्मण एस्पिरेशंस पूरी नहीं होती? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपने ये अच्छा प्रश्न किया है। जहां तक हिंदुत्व आइकॉन का प्रश्न है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जी, उसमें बाबा पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। और पूर्वोत्तर राज्यों में, त्रिपुरा जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिला है। नाथ संप्रदाय जो है वो देश भर के अंदर मौजूद है, और इन्होंने जिस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से भ्रमण किए हैं, राज्यों के चुनाव प्रचारों में गए हैं, ये देश के भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले राजनेता हैं जिनको कि इस प्रकार के अभियान पर लगाया गया ताकि भारतीय जनता पार्टी को उसका भरपूर लाभ मिले, और उसका लाभ मिला।
अच्छा ना मिला, समझे? अब यह प्रश्न ये आता कि ब्राह्मण की फिर क्यों आवश्यकता है? ऑलरेडी आपके पास एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, एक राजनेता है, कोई आक्षेप नहीं है, कुछ नहीं है, सन्यासी आदमी है, वो तो आए मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक। तो उनको कोई ऐसा वो नहीं है कि आग्रह नहीं है कि वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए लालायित हो। सच्चाई तो यह है कि हिंदुत्व का जितना बड़ा काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उसमें ब्राह्मण कोई नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि राजनीति में इस बात को भी देखा जाता है कि आप जिस प्रकार से चल रहे हैं उनको आसपास में लगाइए। एक किस्सा है, जिस समय रामचरितमानस की रचना हुई और तुलसीदास जी ने उसको सारे विद्वान बुलाए, सब बुलाए कि आइए आप इसका उद्घाटन कीजिएगा, हमारे का इसका उसका विमोचन करिएगा। सारे के सारे देवी देवता मौजूद हुए उसमें। तुलसीदास जी ने क्या काम किया कि वहां बैठकर राहु केतु की पूजा शुरू कर दी। तो देवता अगर नाराज हुए, अरे महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, आपने सारे विद्वान बुला लिए और राहु केतु की पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुलसीदास जी ने कि देखिए, आपसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप तो मेरे अपने हैं, आप तो मेरे कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे हैं, लेकिन पहले मैं उनको मना लूं जो विघ्न पैदा करते हैं। जी। नहीं, तो मैं ये किसी जाति विशेष की तरफ नहीं कह रहा हूं बात में, मैं ये कह रहा हूं कि शासन भी करिए, लेकिन उधर भी तो ध्यान रखिए कि कहीं कुछ लोग एक अनावश्यक रूप से एक ऐसे विवाद तो नहीं खड़ा कर रहे हैं जिनका न सर न पूछ। और ये जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का विवाद है, ये वही है जिसका सर न पूछ है। अच्छा पहुंचा सर, दिया, उछाल दिया। मुझे आप बताइए, आज अब हम इस बात को कंक्लूड करेंगे, 2-3 मिनट और है हमारे पास। मुझे बताइए, अभी आप विधानसभा आज से सत्र शुरू हुआ तो आप हो क्या है वहां, आज वहां पे जी, मीडिया में मूड क्या था, क्या चर्चाएं थी, क्या था, इसको बताइए जरा। आज मीडिया के लोग ग्रुप में खड़े होकर अपना अपना चर्चा करते हैं कि आज चर्चा मेन माता प्रसाद पांडे की थी, जिसमें कि ये कहा गया कि ये समाजवादी पार्टी ने जो कार्ड खेला है, ब्राह्मण कार्ड, इसका भारतीय जनता पार्टी नुकसान उठा सकती है और भारतीय जनता पार्टी को और योगी जी को इस बात को, इस विवाद को किसी भी लेवल पर तुरंत खत्म कर देना चाहिए। इसके ऊपर कोई आगे डिस्टेंस अगर बढ़ती है तो नुकसान होगा, क्योंकि आज जो विधानसभा के अंदर जब आज क्या नाम प्रश्नकाल हुआ, उसमें विपक्ष ने सबसे ज्यादा हमला ब्रजेश पाठक के विभाग पर किया, और वो हमला ब्रजेश पाठक पर नहीं था, वो कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना था। जी। क्योंकि ये बात मैसेज जा रही है कि ब्रजेश पाठक को काम नहीं करने दिया जा रहा है। एक प्रधान है वहां पर, क्या नाम, वहां के एमएलए है मेरठ के, तो बोल गए इस बात को कि वो कहां से चल रहे हैं कहां से नहीं चल रहे हैं ब्रजेश पाठक जी, हमें नहीं पता। लेकिन कुल मिलाकर फुल स्विंग के साथ अटैक ब्रजेश पाठक पर था, उनके विभाग पर था कि कुछ काम नहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं खत्म हो चुकी हैं। लेकिन ये मैसेज चूंकि पहले से मौजूद है कि ब्रजेश पाठक को काम करने की छूट नहीं है, तो इसलिए उनका निशाना कहीं का कहीं था। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है इसमें, मुझे एक बात बताइए, बसपा में नंबर 2 की पोजीशन पे पिछले कई सालों से सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, सबसे विश्वास पात्र हैं बहन जी के, हाँ जी, महासचिव हैं, सबसे पावरफुल फिगर है बहन जी के बाद बसपा में। उन्होंने क्या उखाड़ लिया, कितना ब्राह्मण समर्थन आज तक बहन जी के लिए जुटा पाए? मैं मेरा आपको पहले सवाल ही है कह कि चुका हूं। नहीं, मेरा सवाल कंप्लीट कर लूं। अब सतीश चंद्र मिश्रा ने क्या उखाड़ लिया और माता प्रसाद पांडे क्या उखाड़ लेंगे समाजवादी पार्टी के लिए? हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये आपका सही कहना है। देखिए, मैंने क्या कहा कि अवसर का लाभ उठाना, हाँ। है ना? ये एक ऐसा अवसर था जिसमें समाजवादी पार्टी ने ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की
अरे ब्राह्मणों देखो वहां पर भाजपा में कुछ नहीं रखा, लो हमने ब्राह्मण नेता विरोधी दल बना दिया, हमने भाई को भी किनारे, चाचा को भी किनारे कर दिया, बैकवर्ड को भी किनारे कर दिया, सबको किनारे कर दिया, मुसलमान को भी नहीं बनाया हमने। ये एक ऐसी चीजें हैं जिनका तात्कालिक महत्व होता है। ये क्या करेंगे आगे चल के जरूरी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारी रहेगी समाजवादी पार्टी पर। अभी जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं इसमें भी भारी रहेगी। सर मैं एक लेकिन बात मैं बताऊं, जो कह रहा हूं, मैं अगर वहां होता तो मैं अखिलेश जी को एक सलाह देता कि आज विधानसभा में घोषणा कर दो कि 2027 में जब चुनाव होगा तो हमारा, अगर सपा जीती तो कोई मुख्यमंत्री जो होगा ना अगला हमारा, वो कोई ब्राह्मण होगा। ब्राह्मणों को ये मांग करनी चाहिए कि अखिलेश घोषणा करो कि अगला प्रदेश का सपा का मुख्यमंत्री कोई ब्राह्मण होगा। अभी अखिलेश जी की पोल खुल जाएगी। जी, बात को आप आज की चर्चा को प्लीज कंक्लूड कीजिए। ये जो आपने कहा है कि वो घोषणा करें इस बात की कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा, तो पहली बात तो ये है कि ये एक अप्रत्याशित राजनीतिक दल है। इसके फैसले पहले अपने लिए होते हैं, अपने को देखकर होते हैं। तो इसलिए अखिलेश यादव ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। हमने क्या कहा कि उन्होंने एक न्यूसेंस क्रिएट की है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण एक वातावरण है, ब्राह्मण को वोटर मत समझिए आप। वो एक ये इकोसिस्टम है, आसपास के, ब्राह्मण यस एक इकोसिस्टम है। जी, और इसके फेर में बहुत से लोग आ जाते हैं। अभी आपने सतीश चंद्र मिश्रा का जिक्र किया था। सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण नेता कहाँ है? सतीश चंद्र मिश्रा तो एक वकील हैं, जो मायावती के जितने भी मामले होते थे, जितने भी जांच के मामले होते थे, कोर्ट के केस होते थे, वो सतीश चंद्र मिश्रा देखते थे। कालांतर में वो जो है वो उनको लोग समझने लगे कि ये बहुत ब्राह्मण नेता है, लेकिन भारतीय समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को उनका लाभ कहाँ मिला? बिल्कुल नहीं मिला। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर केवल केवल इस बात की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी में कि वो इस न्यूसेंस को जितनी जल्दी हो सके वो पब्लिक में जाने से रोके। जहां और तक ये योगी जी के काम शासन का सवाल है, वो तो वो उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। मुझे लगता है, और इसका ये काम सबसे अच्छा मोदी जी ही कर पाएंगे। मोदी जी को इस हाँ मामले में कोई पहल करके कोई सार्वजनिक बयान देना चाहिए, कोई सार्वजनिक बात कहनी बिल्कुल चाहिए, जिससे कि ये आग जो बिल्कुल। है अगर थोड़ी बहुत कहीं है तो उस पर तुरंत पानी पड़ सके। तो सर, यस दिनेश सर, आपने समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे भी आपसे चर्चा करता रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वार्ता लोगों को पसंद आएगी, मेरे मित्रों को, मेरे दर्शकों को। सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले फिर किसी नए टॉपिक पे सर, किसी नए वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।